भारत में 18वें लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत में जो भी सरकार बनाई जाएगी उसे कई अन्य दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी होगी, चाहे वो अखिल भारतीय गठबंधन से हो या एनडीए के गठबंधन से, जो भी हो। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में शासन और कल्याण के बीच संतुलन होना बेहद जरूरी है और एक मजबूत विपक्षी दल का होना उतना ही जरूरी, क्योंकि संसद में पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेता के तौर पे कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी भी विपक्षी दलों के पास विपक्ष के नेता के तौर पर सम्मान पाने के लिए जरूरी सीटों की संख्या नहीं थी। लेकिन इस चुनाव के बाद अब ऐसा नहीं है। अब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे सरकार के कामकाज की समीक्षा करें और उन्हें संविधान के मुताबिक काम को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करें, क्योंकि पिछले 10 सालों में पिछली सरकारों से कई गंभीर सवाल पूछे जा रहे थे, जिनका जवाब देना पिछली सरकारों ने जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब आप जब गठबंधन में हैं, तो आपको सबके सवालों को जवाब देना ही होगा। यह चुनाव सबसे लंबा था, जिसमें 7 चरणों में करीब 2 महीने तक चुनाव चला। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और कई अन्य ऐसे राज्यों हैं जहां सभी 7 चरणों में चुनाव हुए और मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती चिलचिलाती धूप में कतारों में खड़ा रहना था। 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और अब यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे कोई भी देख सकता है, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 293 सीटें हासिल की है। अखिल भारतीय नेतृत्व वाले गठबंधन ने 234 और अन्य ने 16 सीटें हासिल की है। अगर आप इसे पार्टी वाइज देखेंगे तो पाएंगे कि भाजपा के पास 240, कांग्रेस के पास 99 और बाकी के पास 204 है। इसके बाद भारतीय राजनीतिक में समाज के सभी वर्गों में और राजनीतिक दलों में काफी उथल पुथल मची हुई है कि सरकार कौन बनाने जा रहा है, यह सरकार कितने दिन चलेगी और कैसे चलेगी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों की सरकार में भाजपा ने 272 का पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर भाजपा को सरकार बनानी है तो उन्हें कई अन्य छोटे दलों के साथ समर्थन लेना होगा, ताकि वे एक साथ आ सके और 272 का आंकड़ा बना सके। लेकिन अगर आपको शांति से सरकार चलानी है तो आपको कम से कम 272 से अधिक सीटें लानी ही होगी, क्योंकि इतिहास बताता है कि गठबंधन सरकारें बहुमत वाली सरकारों जितनी उपयोगी नहीं होती, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको सभी गठबंधनों से परामर्श करना पड़ता है, उनका समर्थन भी लेना पड़ता है, अन्यथा आप गठबंधन का समर्थन खो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव को कैसे याद किया जाएगा और इस देश के आम लोगों ने शासन और जन भागीदारी के मामले में कैसी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो चुनाव प्रचार इस मुद्दे पर आधारित थी कि लोग और समुदाय के बीच नफरत और झूठे प्रवचन को कैसे स्वीकार करते हैं। क्या हमारे समाज में नफरत भरे भाषण की स्वीकृति है? अगर हाँ, तो क्या इस नफरत भरे संदेश की स्वीकृति क्या आर्थिक लाभ पर आधारित है? इसमें कोई संदेह नहीं, और यह इसकी पुरानी नीति और परंपरा भी हो सकती है। लेकिन लोग असल मुद्दे के बजाय नफरत और झूठे भाषण को क्यों स्वीकार करते हैं? यह पहले से ही ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उससे आगे सोच पाना बेहद ही मुश्किल होता है, या फिर सिर्फ इसलिए कि समाज की हालत इतनी खराब होती है कि उनके लिए शासन और प्रशासन के बारे में सोच पाना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास भी होता है कि जो भी सरकारें सत्ता में आएगी, हमारी बुनियादी समस्याएं हमेशा की तरह जैसी की तैसी रहेगी। लेकिन सरकारी रिपोर्टों के अनुसार यदि आप देखें तो बेहतर जीवन जीने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि हम 140 करोड़ में से 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्योंकि वे अपना पेट भरने के लिए बुनियादी सामान भी नहीं खरीद पाते। जब समाज बड़ा हुआ हो और अपने प्रतिनिधियों का चयन वास्तविक मुद्दे के बजाय जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर करता हो, तो उन्हें यह उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि उनकी आम कल्याणकारी योजनाओं को इतने भी रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ाया और उनके बुनियादी मुद्दों को समाधान किया जाएगा। यदि आप अन्य विकसित देश के नेताओं की गुणवत्ता को तुलना करते हैं तो आप कुछ अंतर तो मिल सकते हैं, लेकिन बाकी कामकाज करने का तरीका एक जैसा ही हो सकता है। फिर भी नेताओं और आम नागरिकों के बीच इतना अंतर क्यों? आजकल अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहद ही मुश्किल रास्ता हो सकता है, क्योंकि इन सारे चुनाव में धन बल, बाहुबल, कॉर्पोरेट्स का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है।
लेकिन फिर भी लोग अपने नेताओं पर विश्वास करते हैं, चाहे ये लोग उनके लिए उपयोगी हो या ना हो। वे सरकार की नीतियों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे विभाजनकारी रणनीति आधार पर नेता को स्वीकार करते हैं, और यह स्वीकृति एक बार नहीं बल्कि कई चुनावों में भी होती है। इन सभी स्थितियों का विश्लेषण करने के बाद यदि आप जमीनी स्तर पर कुछ आम लोगों से बात करें या संपर्क करने की कोशिश करें और पूछें कि उन्होंने इन उम्मीदवारों को वोट क्यों दिए, तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि पिछले सरकारों में कोई कामकाज नहीं हुआ, ये हमारे समुदाय से आते हैं, इसलिए हमें उन्हें वोट दिया। तो इससे साफ हो जाता है कि उनकी स्थिति में सुधार की गुंजाइश बहुत कम ही दिखती है।